Hello everyone. So today we are going to start with our second chapter of history, that is from trade to territory. इसके पहले का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसी में आपका जो है गागर में सागर जिसे कहा जा सकता है, पूरा मीनिंग इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापारी बन के घुसे और व्यापार करने से लेकर कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य कायम किया और कैसे यहाँ पे कंपनी ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया। ठीक, यहाँ पे अपनी शक्ति जो है उन्होंने लोगों के ऊपर कायम की। ठीक, तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोग जो पहली लाइन देख रहे हैं, औरंगज़ेब का नाम लिया गया है। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। तो अभी ये जो हमारे देश में एक मुग़ल शासन की शुरुआत हुई, तो जिसे हम लोग कहते हैं मुग़ल डायनेस्टी, इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1526। और मुग़ल शासन कायम करने का श्रेय जो है वो बाबर को जाता है। तो बाबर, अगर ऐसा हम लोग इतिहास को रिफ़र करते हैं तो ऐतिहासिक कारणों में ऐसा दिया गया है कि बाबर के यहाँ आने का कारण जो है वो एक निमंत्रण था जो कि पंजाब के शासक दौलत खान ने और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भेजा था। उनके अपने कुछ हित थे जिसको साधने के लिए उन्होंने जो है बाबर को निमंत्रण दिया और बाबर जो है भारतवर्ष में आया और उसने जो है यहाँ पे फिर आक्रमण करके 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ और उसको परास्त करने के बाद जो है उसका जो है शासन जो है वो इंडिया में शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो मुग़ल शासन हमारे यहाँ जो शुरू हुआ ये तकरीबन 17वीं शताब्दी के आखिर से लेके 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और ये 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो ये जो मुग़ल शासन था इसमें इनके मुग़लों की पूरी एक पीढ़ियाँ जो है हमारे यहाँ चलती आईं। जैसे बाबर संस्थापक माना जाता है, तो सबसे पहले बाबर ने रूल करना शुरू किया और बाबर के बाद जो उसके बेटे थे, ठीक है, बेटे के बाद बेटा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, तो बाबर के बाद हुमायूं बना, फिर हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के बाद जो है आपका बहादुर शाह। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे तो कहा जाता है कि औरंगज़ेब जो है आखिरी मुग़ल शासक था, इसलिए क्योंकि जो बहादुर शाह आया वो काफ़ी कमज़ोर शासक था। ठीक है, जिसको कि ब्रिटिश ने अपने शासनकाल के दौरान बर्मा भेज दिया था जेल में, जो कि 1862 में लगभग उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है मुग़ल शासन के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर औरंगज़ेब वॉज द one of the last of the powerful Mughal rulers. So he established control over a large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो जब कोई बहुत ही मजबूत और योग्य शासक मर जाता है, उसकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है, वो जितनी भी सत्ता उसके हाथ में थी, जो कंट्रोलिंग थी, यानी जितने भी लोगों को उसने पकड़ के रखा था, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और उसके बाद जो आने वाला शासक है अगर वो उसी के प्रकार काबिल नहीं होता तो फिर जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो थोड़े शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर वो अपने हिसाब से अपने सीमाओं को घोषित करके उस पर शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत से जो मुस्लिम सूबेदार थे, ठीक है, गवर्नर थे और जो ज़मींदार थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था को लाना शुरू कर दिया और रीजनल किंगडम बना लिया। रीजनल किंगडम मतलब अपने अपने प्रदेश में अपना छोटा छोटा साम्राज्य कायम कर लिया। ठीक है, कि भाई ये हमारा राज्य है और हम इसके ऊपर रूल कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर कोई पावर अथॉरिटी सेंट्रल फिगर नहीं रह गया था क्योंकि कमज़ोर शासक एक मजबूत शासक की मृत्यु हो गई थी जो था आपका औरंगज़ेब। सो एज अ पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. ठीक है, अब जब चीज़ों के ऊपर एक मजबूत पकड़ नहीं होती है तो क्या होता है, चीज़ें बिखर जाती हैं और बिखरने के कारण क्या होता है, शक्ति आपकी फिर नहीं रहती। ठीक, तो जब औरंगज़ेब मर गया तो आपके मुग़ल गवर्नर्स और ज़मींदारों ने क्या किया, they have started establishing regional kingdoms and due to this there was no effective center which can control all these emerging kingdoms. Okay, तो अब इसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ. So by the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. ठीक, तो अभी क्या हुआ, जब मुग़ल शासन का अंत हो रहा था तो इस सत्ता के अंत तक आते आते तब तक हमारे देश में ब्रिटिश आ चुके थे. ठीक है, तो अभी ये जो ब्रिटिश आए तो इनके साथ एक नई शक्ति का उदय हुआ, खासकर से राजनीतिक स्तर पे. ठीक, कैसे जैसे उन्होंने हमारे दरबार में घुस के राजाओं के राजकाज में हस्तक्षेप किया. ठीक, तो डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग
company and were reluctant to acquire टेरिटरीज। तो यानी जब ये ब्रिटिश हमारे देश में घुसे तो वो जो एक व्यापार करने के लिए एक छोटी सी कंपनी बन के आए थे। ठीक, हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो अभी हमारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि अगर ये व्यापारी बन के आए थे और इनको मात्र हमारे यहाँ व्यापार करना था, तो वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक कैसे बन गए, उन्होंने कैसे हमारे देश पर अपना शासन कायम कर लिया। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। अभी जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी in 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England। ठीक है, तो अभी इसमें आपके जो इंग्लैंड की रूलर थी, जो रानी थी वहाँ की, क्वीन एलिजाबेथ ने एक छोटी सी कंपनी एस्टेब्लिश हुई 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक अधिकार दिया, तकरीबन 21 साल का अधिकार था, कि आपके साथ कोई भी अन्य कंपनी जो है वो कंपटीशन नहीं करेगी, यानी आप एकमात्र ही कंपनी होंगी जो कि व्यापार करने जाएंगी पूरब के देशों के साथ। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार था, मतलब उनके साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं था। तो युद्ध क्षेत्र में वो अकेले थे, तो उनको तो किसी के साथ लड़ना ही नहीं है ना, तो जीत उन्हीं की है। सो दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड की कोई भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी को इस बात का अधिकार नहीं था कि वो इस कंपनी के साथ किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन व्यापार में कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्वीन एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा सोल राइट दे दिया, एकाधिकार दे दिया कि आप एकमात्र कंपनी रहेंगी जो कि ईस्ट के साथ व्यापार करेंगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सो नाउ हियर दिस मेंट दैट नो अदर कंपनी कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो विद दिस चार्टर का मतलब जो उनको एक शासनादेश जारी हुआ, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हाई प्राइसेस। अब जब ये अधिकार इनको मिल गया तो भाई अब इनको पूरी आज़ादी मिल गई कि वो अपना समंदर का रास्ता पार करके नए नए देशों को खोजें, वहाँ से जो है जितने भी सामान उनको गुड्स मिलते हैं उनको सस्ते में ख़रीदें और उनको लेकर वापस आएँ यूरोप में, और यहाँ पे जो है महंगे दामों पे बेचें ताकि बाकी से ज़्यादा उनको मुनाफा हो सके। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, अब क्योंकि इनको तो विशेष अधिकार मिल गया था तो इनको किसी प्रकार का भय नहीं था कि कोई ऐसी कंपनी भी है जो हमारे साथ कंपटीशन करेगी, तो ये खुलकर जो है अपना काम करने लगे। नाउ मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। ठीक है, तो उस टाइम में जो है ट्रेडिंग कंपनी जो थी, व्यवसाय करने वाली जो कंपनीज थी, तो उनका जो है एक ही ध्येय रहता था कि हम अपने साथ किसी को कंपटीशन में उतरने ना दें। तो ना तो कोई कंपटीशन में आएगा हमारे साथ, तो हम आराम से कोई भी सामान सस्ते में खरीदेंगे और उसको महंगे में बेचेंगे अपने मनमाफिक दाम के हिसाब से। ओके, सो नाउ हियर द रॉयल चार्टर हाउएवर could not prevent other European powers from entering the eastern markets। तो अभी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने बाकी इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनीज़ को तो रोक दिया कि भाई आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ तो उनको आप कैसे रोकेंगे। ओके, तो बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो जब आपकी ब्रिटिश की पहली जो जहाज़ थी वो जब अफ्रीका के पश्चिमी कोस्ट पे आई, और किस जगह पे आई, इट केम अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड एस्टेब्लिश्ड and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। अभी देखिए इसमें क्या था, जब आपके ब्रिटिश के शिप वो जब अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे आए, ठीक, तो अब ये वेस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका को यहाँ पे एक नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप। तो अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है, देखिए ये जो है एक सदर्न मोस्ट कोस्ट है अफ्रीका का। ठीक है, तो अगर हिस्टोरिकल व्यू से देखें तो एक ऐसा आइलैंड है जिसको कि पहले एक एक्सप्लोरर ने, जिसका नाम डियाज था, ही वॉज ऑल्सो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर। तो इसने जो है इस जगह को जो है केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा था इसकी प्राकृतिक स्थितियों के कारण। लेकिन बाद में जब आपके जॉन सेकेंड नाम के एक्सप्लोरर आए तो वो भी पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर ही थे,
तो यहाँ पे इन्होंने इसका नाम बदल के फिर केप ऑफ गुड होप रख दिया। और कारण ये था क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक सिग्नल उनको मिला था, क्योंकि उनको एक रास्ता मिल गया था, ऐसा रास्ता जहाँ से हो के ये जो है यूरोप के जितने भी देश हैं वो इंडिया तक पहुँच सकते थे। ओके, सो इट वॉज नेम्ड एज केप ऑफ गुड होप बिकॉज इट्स डिस्कवरी वॉज ए गुड साइन दैट इंडिया कुड नाउ बी रीच्ड बाई सी फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है केप ऑफ गुड होप रखा गया। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश की जो शिप थी, ब्रिटिश शिप, जब इंडियन ओशन को पार करती हुई पहुंची इंडिया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पहले से ही पोर्चुगीज़ आ चुके थे और वो भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचे थे। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, यानी ब्रिटिश ने देखा कि हमारे आने से पहले ही यहाँ पे कोई आके बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब now in fact it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498। तो यहाँ पे इनके आने से पहले, इंग्लिश के आने से पहले ही यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ थे वो 1498 में आ चुके थे। किसके ज़रिए से? वास्को ड गामा के ज़रिए से। वास्को ड गामा कौन थे? एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे, राइट। सो by the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एक होड़ लगी हुई थी, ठीक है, इंडिया आने की। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस था इंडिया को एक्सप्लोर करने का। जैसे हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले इंडिया आने वाले में पोर्चुगीज़ थे, और पोर्चुगीज़ के बाद फिर आपके आए थे डच, और डच के बाद आए थे आपके ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आए थे आपके फ्रेंच। ओके, सुनाओ, अब ये सारे के सारे धीरे धीरे इंडिया पहुंचने लगे और सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ आके बैठे हुए थे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम वाज, अब ये सारे पहुंच तो गए थे, अब परेशानी कहाँ पे हुई? द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द यूरोपियन कंपनीज, ये जितनी भी कंपनीज थी, दे वेर ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। ठीक है, यानी वो जिस चीज़ का व्यापार करने आए थे वो सारी चीज़ें एक ही थी। अब ये चीज़ें क्या थी? द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। ठीक है, अभी हमारे भारतवर्ष में जो कॉटन और सिल्क था जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था, उसकी यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। और उसके साथ जो आपके मसाले थे, गरम मसाले, ठीक है, जैसे आपकी काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ठीक, पेपर, क्लव, कार्डमम, सिनेमम, टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, तो 3 चीज़ें थी आपकी, कॉटन, सिल्क और गरम मसाले। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इन सबको इसका व्यापार करना था, तो इनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, सो कंपटीशन अमॉन्ग्स द यूरोपियन कंपनीज इनेविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्नड। अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, एक इकोनॉमिकल सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो गई। यहाँ पे जब कंपटीशन बढ़ा तो इससे क्या हो गया, इनके दाम बढ़ गए। ठीक, जिससे कि लोग इन्हें खरीदें, तो दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इससे क्या हो गया, इनके प्रॉफिट कम हो गए। ठीक है, तो अब इन लोगों को मुनाफा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। सो द ओनली वे बाय ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश दिस वॉज बाई एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अभी इन लोगों को एक ही रास्ता मिला कि अब क्या होगा, अब हम लोगों में एक आपसी कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो इसका एक ही रास्ता था कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें से इन लोगों को अब रास्ते से हटाया जाए। सो द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब यहाँ से जो है इन लोगों के झगड़े की शुरुआत हुई, या फिर ये कहा जाएगा कि लड़ाई की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन लोगों ने आपस में युद्ध लड़ना शुरू किया। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with the supplies of goods। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, यहाँ पे देखिए, ये लोग एक दूसरे से जब युद्ध करते थे तो इनका युद्ध किस प्रकार था। ये लोग पहले तो क्या करते थे, एक दूसरे की शिप को क्या करते थे, डुबो देते थे, जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर देते थे आने का। ठीक है, अब जो भी आपके कॉम्पिटिटर की शिप आ रही है जिसके अंदर सप्लाई लदी हुई हैं, ठीक है, आप उसको नष्ट करते थे। ठीक है, तो ये सब इनका तरीका था जिसके ज़रिए से इन लोगों ने एक दूसरे को जो है पछाड़ना शुरू कर दिया ताकि हम लोग जो हैं सीन में आगे आ जाएं। ओके, सो नाउ दिस थिंग्स वेयर गोइंग ऑन एंड अलॉन्ग विद दिस व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, कि जब इनके झगड़े बढ़ते गए, ठीक है, सो नाउ
द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वे प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब ये जो झगड़े थे इनके, ये इन्होंने थोड़ा सा बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया और इन लोगों ने क्या किया, किले बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि जब हथियारों का इस्तेमाल होगा तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये जो है जिस सेटलमेंट में रह रहे थे उस सेटलमेंट में इन लोगों ने क्या किया, उसको अब किले का रूप देना शुरू कर दिया। ठीक है, किला बनाया ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। ठीक है, अब इन लोगों के जो आपसी झगड़े थे व्यापार को लेकर, तो जब इसमें युद्ध बढ़ा, अब युद्ध बढ़ने से क्या हुआ, अब इन लोगों ने जिस लोकल नवाब के रूलर के इलाके में आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने अपने किले बनाए और वहाँ पे आप व्यापार को लेके झगड़े कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी इनकी रिलेशन जो है वो टेंस्ड हो गई। राइट, सो द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे आके आपका ट्रेड और पॉलिटिक्स आपस में मर्ज हो गया। ओके, तो अब ट्रेड आपका सिर्फ ट्रेड नहीं रह गया। सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब इन लोगों का जो आपका बंगाल की तरफ का रुख था व्यापार को लेके, वो कैसे शुरू हुआ, हम इसको देखते हैं। सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the banks of river Hooghly in 1651। अब इन्होंने जो बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया तो इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कलकत्ता के हुगली रिवर पे 1651 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप एंड वेयर, इन विच ईयर। ओके, so just remark it, it is very important question. So this was the base from which the company's traders known at that time as factors operated। ठीक है, अब ये एक बेस था, आधार था, जहाँ से कि कंपनी के जो व्यापारी थे, अब जो कंपनी के व्यापारी थे ट्रेडर्स, उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। ट्रैक्टर मीन्स द ट्रेडर्स, कंपनीज ट्रेडर्स। तो ये वो बेस था जहाँ से यहाँ पे इनके कंपनी ट्रेडर जो है वो अपना सारा काम किया करते थे। सो द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड। ठीक है, वेयर हाउस क्या जगह है, इसको वेयर हाउस किसको कहते हैं, तो वेयर हाउस वो जगह है जहाँ पे इनको जिस सामान का भी व्यापार करना था उसको वो लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब इसके साथ ही यहाँ पे लोगों ने ऑफिस बना रखे थे जहाँ पे इनकी कंपनी के अधिकारी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपैंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ता गया तो अब कंपनी ने क्या किया, अपने देश में से ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया कि भाई आप भी आइए, अब हम यहाँ पे धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, तो आप भी आइए और आप यहाँ पर आकर व्यापार कीजिए। सो बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। ठीक है, तो 1696 तक आते आते इन्होंने अपने सेटलमेंट के आसपास एक किला बनाना शुरू कर दिया। सो 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स into giving the company ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 villages। देखिए अब चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ रही हैं। हमारे भारत की इतनी दुर्दशा हुई गद्दारों की वजह से, क्योंकि हमारा इतिहास गद्दारों से खाली नहीं है। अगर ये गद्दार ना होते तो हम लोग इतने साल तक किसी के गुलाम नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ वीर और वीरांगनाओं की कमी नहीं थी। लेकिन ये हमारा एक दुर्भाग्य था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मुग़ल ऑफिशियल्स थे जो कि लालची थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इनको घूस वगैरह दिया और घूस देके इन्होंने कहा कि आप हमको ज़मींदारी का अधिकार दे दीजिए। और तकरीबन उन्होंने कितने गांव पे मांगा, 3 गांव पर, 3 गांव पे हमको ज़मींदारी का अधिकार दीजिए। अब ज़मींदारी का अधिकार क्या होता है, मतलब जब आप क्या करेंगे, आप ज़मींदार हो जाएंगे तो आप यहाँ से कर वसूल सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो वन ऑफ दीज वॉज कैलिकटा। अब देखिए यहाँ पे क्या नाम दिया है, कैलिकटा। अब जो 3 गांव उन्होंने मांगे थे उनमें से एक था कैलिकटा, विच लेटर ग्रू इनटू सिटी ऑफ कैलकाटा और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, जिसको कि आज हम कलकत्ता या फिर कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो परसुएटेड मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री।
ठीक है। अब इन लोगों ने और एक स्टेप आगे किया। अब जो वहाँ के शासक थे औरंगज़ेब, मुग़ल एम्परर, उनको इन्होंने कहा कि आप एक ऐसा फरमान जारी कीजिए ताकि कि हम यहाँ पे जो व्यापार कर सकें उसके लिए हमको क्या करना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, हम इसको फ्रीली यहाँ पे आराम से अपने व्यापार को कर सकें। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ हियर द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब धीरे धीरे जब इन लोगों की हिम्मत बढ़ी, इन लोगों ने क्या किया, और भी ज़्यादा कंसेशन मांगने लग गए, ठीक है। और जो भी इनको सुविधाएं मिलती थी उन लोगों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। सो औरंगज़ेब फरमान for instance had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। ठीक है, तो भाई आपको तो औरंगज़ेब ने ये आपको फरमान जारी किया था ना कि भाई आप जो व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर वो आप उसका टैक्स मत दीजिए, लेकिन आपके कुछ निजी व्यापार भी तो चल रहे हैं ना जो आपके प्राइवेट हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चीटिंग की। अब इन्होंने क्या किया, उसके लिए भी क्या किया, उन लोगों ने टैक्स नहीं दिया, राइट, उसकी उन्होंने टैक्स की चोरी करनी शुरू कर दी। सो दिस दे रेफ्यूज टू पे, उन्होंने कहा कि हम इसका भी आपको टैक्स नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, it causing an enormous loss of revenue for Bengal. So how could the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan now protest? ठीक है, अब जब इन्होंने एक नवाब के अधिकार पे चोट की, उसकी इकोनॉमी को लॉस किया, तब जो है ये इनके लिए चिंता का विषय हो गया। ठीक है, एक लॉस ऑफ रेवेन्यू जाने लग गया, क्योंकि किसी भी राजा के जो खजाना होता है, जो उसमें पैसा जाता है, वो जो है जनता के रेवेन्यू से ही जाता है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू जब ये लोग खाने लग गए बंगाल के, तब जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, तब अब ये उनके लिए एक चिंता का विषय हो गया। ओके, तो अब हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगला टॉपिक है हमारा हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी ये जो अब इनकी एक खींचातानी थी व्यापार की किस प्रकार से युद्ध में तब्दील हो गई, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। और फिलहाल हमने जो पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके, सो इन टुडेज़ क्लास वी हैव सीन that the things have started with Aurangzeb, who was the last पावरफुल मुग़ल रूलर। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तो इनकी डेथ होने के बाद जो वहाँ के छोटे मोटे छुटपुट आपके मुग़ल गवर्नर थे, ठीक है, और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने रीजनल किंगडम्स स्थापित कर लिए। इससे क्या हो गया, दिल्ली में जो है अब इस प्रकार से कोई सेंट्रल पावर नहीं रही जो इनको कंट्रोल कर सके। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसके साथ जब ब्रिटिश हमारे देश में आए, तो ब्रिटिश के आने के साथ क्या हुआ, इन लोगों ने हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब हमारे देश में आई, तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो कि ब्रिटेन की रानी थी, इंग्लैंड की रूलर थी, उन्होंने इनको अधिकार दिया कि कोई भी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की आपके साथ कॉम्पीट नहीं करेगी, आप पूरी तरीके से फ्री हैं। ठीक है, तो ये आराम से अपना जहाज़ लेके उतर गए, और जब ये जहाज़ लेके आए, इन लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। ठीक है, तो ये आराम से अपना क्या करते थे, सामान जो है उठाते थे बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में, और उसको यूरोप लेके आके फिर बहुत ज़्यादा हायर दाम में उसको बेचा करते थे। ठीक है, तो अभी यहाँ तो रॉयल चार्टर के द्वारा इनको अधिकार मिल गया था कि आपके साथ कोई भी इंग्लैंड की कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, कंपटीशन नहीं करेगी, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो तो जो है इनके साथ में इंडिया की तरफ आ गई। तो ये जब आपकी इंग्लिश की शिप्स जब आपकी अफ्रीका में आई, वेस्टर्न कोस्ट केप ऑफ गुड होप पे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वास्को ड गामा जो थे वे जो कि एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे, वो पहले ही गोवा पहुँचे हुए थे। ठीक है, तो इनके आने के साथ ही जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी इनके पीछे पीछे थी, जैसे पोर्चुगीज़ थे, डच थे, फ्रेंच थे। ठीक, तो यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों को फिर जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का सामना करना पड़ गया। ठीक, तो अब जब इन लोगों के बीच में एक जो चीज़ों का कंपटीशन था वो एक तरीके की थी, ठीक है, जैसे कॉटन, सिल्क और बाकी जो आपके गरम मसाले थे, तो एक ही चीज़ों के कंपटीशन ने क्या किया, इन वस्तुओं का जो प्राइस था, दाम था, उसको बढ़ा दिया। तो अब इन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पाया। ठीक, तो इससे इन लोगों के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। ठीक, अब बैटल शुरू होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे की शिप को डुबोना, एक दूसरे के रास्ते ब्लॉक करना, ठीक है, और एक दूसरे की सप्लाईज़ को ख़राब करना, इस तरह के काम इन लोगों के शुरू हो गए। और अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, आर्म्स का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, हथियार उठा लिए, और जब हथियार उठा लिए तो फिर अब इसमें किले बनने लग गए। ठीक, तो अब ये जो आर्म्स और फोर्टिफिकेशंस आ गया,
इससे क्या हो गया कि अब ये कन्फ्लिक्ट बढ़ के कहाँ तक चली गई, वहाँ के लोकल रूलर से चली गई। ठीक, तो अब जब लोकल रूलर्स के साथ परेशानी हो गई तो इसमें पहला किस्सा आया बंगाल का। ठीक है, तो अब बंगाल में जो है आपकी इंग्लिश फैक्ट्री सबसे पहले सेटअप हुई 1651 में रिवर हुगली के ऊपर। तो ये एक ऐसा जगह था, बेस था, जहाँ से कि आपकी जो इन कंपनी के ट्रेडर थे जिनको फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था, वो यहाँ से काम करते थे। प्लस यहाँ पे इनका ऑफिस भी था जहाँ से इनके कंपनी के ऑफिशियल्स बैठ के अपने बाकी काम निपटाते थे। और धीरे धीरे इन्होंने फिर क्या किया, इंग्लैंड से बाकी अपने कंपनी के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया ताकि इनका व्यापार और आगे बढ़ सके। ठीक है, अभी ऐसी जगह थी जहाँ पे इनके गुड्स वगैरह स्टोर रहते थे। ठीक, तो अभी यहाँ पे इन्होंने अब क्या किया कि धीरे धीरे जब इन्होंने किले बनाने शुरू किए, ठीक, तो इन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को क्या किया, घूस दे दिया। और घूस दे के 3 गाँव की ज़मींदारी इन लोगों ने उनसे ले ली। और इसमें जो पहला स्थान था वो था आपका कलकत्ता। ठीक, तो यहाँ पे इन लोगों ने मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से फरमान जारी कराया सो दैट दे कुड राइट सो दे कुड गेट द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी ऐसा व्यापार जिसमें इनको टैक्स ना देना पड़े। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो इनका प्राइवेट व्यापार एक चल रहा था, ठीक है, वहाँ पे भी इन लोगों ने कहा कि यहाँ भी हम आपको क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो इससे क्या हो गया, बंगाल के नवाब को अब ये समझ में आने लग गया कि अब हमारा रेवेन्यू जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब हमारे जो एक शाही खजाना है उसमें अब पैसों की कमी हो सकती है। तो जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम, मुर्शीद कुली खान, ठीक है, तो अब वो जो है ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा। और आपका अगला टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, जिसको हम अगले क्लास में समझेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई क्लास and if you have any doubts, please put it in the comment box and please subscribe my channel Dear Future. Here I come, and in the next class, see you. Bye bye.